हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन दिस यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह वीडियो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के ऊपर में है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बहुत क्रूशियल टॉपिक है। इसमें हम देखेंगे कि कैसे जो रॉ मटेरियल होता है उसको कैसे हम ट्रांसफॉर्म करते हैं वैल्यूएबल प्रोडक्ट में। तो जो मतलब ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, उसके बारे में कहा जाता है कि इट एक्सप्लेन्स हाउ रॉ मटेरियल्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स फॉर पीपुल टू यूज। तो व्यक्ति जो व्यवहार करता है उसके द्वारा जो उपयोग में लाया जाने वाला सामग्री है और वैल्यूएबल प्रोडक्ट है, तो उसमें उसको कैसे हम ट्रांसफॉर्म करते हैं रॉ मटेरियल को। यही होता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग। तो कहा जाता है कि मैन्युफैक्चरिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल्स इनटू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स इन लार्ज क्वांटिटीज। तो इसका जो डिफिनेशन हो गया कि लार्ज क्वांटिटीज में हम कैसे रॉ मटेरियल को ज़्यादा मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स में बदलते हैं। अब इसके लिए क्या सब होता है, तो प्राइमरी एक्टिविटीज होता है सबसे पहले, और उसके बाद सेकेंडरी एक्टिविटी होता है। अगर हम प्राइमरी एक्टिविटी की बात करें तो इसमें जो नेचुरल रिसोर्सेज होता है उसको गैदरिंग किया जाता है। इसमें आता है फार्मिंग, माइनिंग, फिशिंग। उसके बाद आता है मैन्युफैक्चरिंग में सेकेंडरी एक्टिविटीज़। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में क्या करते हैं, चेंजिंग दीज रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स। तो अब इससे पहले हमने जो गैदरिंग किया था नेचुरल प्राइमरी एक्टिविटीज़ के रूप में नेचुरल रिसोर्सेज को, तो उसको हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं फिनिश्ड गुड्स में, टर्निंग टिम्बर इनटू पेपर, आयरन ओर इनटू स्टील। उसके इस तरह से हम देखते हैं कि इसका वैल्यू और यूटिलिटी को हम बढ़ाते हैं प्रोडक्ट निर्माण के साथ साथ। अब चर्चा कर रहे हैं इसके क्लासिफिकेशन का, इसको कितने भाग में बांटा गया है मैन्युफैक्चरिंग को। तो इंडस्ट्रीज आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ 3 मेन क्राइटेरिया। 3 आधार है, 3 बेसिस है, 3 क्राइटेरिया है, यानी कि 3 क्राइटेरिया हो गया जिसके आधार पर हम ये इंडस्ट्रीज को हम बांटते हैं। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स। तो इसमें आता है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, मेरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज और फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में क्या आता है उसको समझते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं कि प्लांट और एनिमल जो बेस्ड प्रोडक्ट होता है उसको यूज करते हैं, यूज प्लांट एंड एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट एज ए रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल में इसमें एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में किसका उपयोग होता है, तो प्लांट और एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट का। उसके बाद जैसे मतलब हम कॉटन टेक्सटाइल माने टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की बात देखें तो उसमें कॉटन यूज होता है, या वेजिटेबल ऑयल की बात करें या लेदर इंडस्ट्रीज की बात करें, तो हम क्या इसमें ये देख रहे हैं, इसमें जितना रॉ मटेरियल है वो क्या है, तो एग्रो बेस्ड है। इसके बाद होता है मिनरल बेस्ड। इसमें क्या होता है, मिनरल ओर्स आर रॉ मटेरियल। इसमें जो हम यूज करते हैं मिनरल ओर्स को रॉ मटेरियल के रूप में। और इसके बाद जैसे मतलब आयरन स्टील इंडस्ट्रीज में जो आयरन ओर होता है उसका यूज करते हैं। एक होता है मेरीन बेस्ड, तो उसमें क्या होता है, यूज प्रोडक्ट्स फ्रॉम द सी एंड ओशियन। समुद्र से और ओशियन सबसे जो रॉ मटेरियल होता है उसका प्राप्ति होती है, उसका हम यूज करते हैं, जैसे सी फूड प्रोसेसिंग, फिश ऑयल मैन्युफैक्चरिंग। इसके बाद होता है फॉरेस्ट वेस्ट। इसमें क्या करते हैं, यूटिलाइज फॉरेस्ट प्रोड्यूस। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ साइज होता है, तो इसमें आता है एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और दूसरा होता है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। तो इसमें स्मॉल स्केल में क्या होता है कि उसमें कम कैपिटल और छोटे टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती है। वी यूज लेसर कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी। वर्क इज ऑफन डन बाय आर्टिसियन और ज्वेलरीज मेकर्स, कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज फॉल अंडर दिस। इसमें जैसे कुम्हार का बर्तन बनाने का पोट्री इंडस्ट्रीज हो गया, या मतलब ये बास्केट वीविंग हो गया, ये जो हम टोकरी सब बुनते हैं सो, या मतलब फूड प्रोसेसिंग का हो गया, तो ये सब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में आता है। और अगर हम लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की बात करें तो इसमें हम क्या करते हैं, बहुत ह्यूज कैपिटल को इन्वेस्ट करना होता है और टेक्नोलॉजी भी बहुत सुपीरियर होता है। तो इस तरह से
हम लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को इस्टेब्लिश करते हैं। अब हम चर्चा करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो ओनरशिप के आधार पर भी मतलब 4 तरह का मेन कैटेगरी है। इसमें आता है एक प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर में क्या होगा, कोई पर्सनल आदमी इसका मालिक होगा। तो इसमें जो ओनरशिप होगा इंडिविजुअल का होगा या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल का होगा। फिर अगर हम पब्लिक सेक्टर की बात करें तो इसमें जो मालिक होगा वो गवर्नमेंट होगा, जैसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको हम सेल कहते हैं संक्षेप में। फिर जॉइंट सेक्टर में क्या होगा, इसमें जो स्टेट और इंडिविजुअल दोनों मालिक होगा, अपना अपना परसेंटेज हो सकता है कम ज़्यादा। फिर हम बात करते हैं कोऑपरेटिव सेक्टर का। तो कोऑपरेटिव सेक्टर में क्या होगा, इसमें जो प्रोड्यूसर और सप्लायर होगा, रॉ मटेरियल का वर्कर होगा। तो इसमें जो मालिक होगा वो प्रोड्यूसर और सप्लायर दोनों हो सकता है इसमें। अब इसके बाद हम चर्चा कर रहे हैं फैक्टर अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। तो इंडस्ट्रीज कैन नॉट बी सेटअप एनीवेयर, कहीं पर भी इंडस्ट्रीज को हम सेटअप नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमको लोकेशन देखना होता है। दे लुक फॉर लोकेशन वेयर प्रोडक्शन कॉस्ट कैन बी मिनिमाइज, जहाँ पर हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट कम लगे, हमको लागत कम हो, तभी ना हमारा इंडस्ट्रीज पनपेगा। तो इसके लिए क्या होता है, क्या सब फैक्टर है। तो सबसे पहले आता है लैंड, लेबर, कैपिटल, मार्केट, ट्रांसपोर्टेशन और गवर्नमेंट पॉलिसीज। ये इसको याद रखना है, लैंड, लेबर, कैपिटल, पावर, मार्केटिंग, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज और गवर्नमेंट पॉलिसीज। इसी को हम डिटेल्स में समझ सकते हैं कि सबसे पहले होता है कि रॉ मटेरियल की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। तो बड़ा बड़ा जो इंडस्ट्रीज होता है, हैवी इंडस्ट्रीज सेटल नियर द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल टू रिड्यूस ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। अगर हम जहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है उसके अगल बगल में अगर हमको रॉ मटेरियल मिल जाता है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचता है। फिर आता है लेबर, चीप लेबर और स्किल्ड लेबर चाहिए, ये बहुत आवश्यक होता है। इसके बाद हमको जो कैपिटल की भी आवश्यकता होती है, तो लोन और फंड की उपलब्धता होनी चाहिए। फिर जो कोई फैक्ट्री चलेगा तो उसके लिए पावर भी चाहिए, इंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, अनइंटरप्टेड जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं मार्केट का। तो हम जो प्रोडक्ट बनाएंगे वो बिकेगा कहाँ, तो उसके लिए प्रॉक्सिमिटी टू कंज्यूमर्स टू सेल फिनिश्ड गुड्स होता है। फिर ट्रांसपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है, अगर जहाँ पर सामान बना है तो उसको अगर अच्छा सड़क रहेगा, गुड रेलवे, गुड रोड और पोर्ट की सुविधा रहेगी, तभी हम उसको बाहर भेज सकते हैं। फिर गवर्नमेंट पॉलिसी भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर टैक्स बहुत ज़्यादा है, सब्सिडी नहीं मिल रही है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़राब है, तो फिर वहाँ इंडस्ट्री नहीं पनप सकता है। तो सबसे पहले इसमें होता है इनपुट, उसके बाद प्रोसेस, उसके बाद आउटपुट। ये होता है मैन्युफैक्चरिंग में। एन इंडस्ट्रियल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 मेन कंपोनेंट्स, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। इनपुट में हो गया रॉ मटेरियल, लेबर, कॉस्ट, लैंड, ट्रांसपोर्ट, पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। और प्रोसेस में क्या होता है, ये वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटी दैट टर्न द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट। उसके बाद होता है आउटपुट, या कि क्या निर्माण हुआ है। अब दुनिया में अगर हम मेजर इंडस्ट्रियल रीजन की बात करें तो इसमें वर्ल्ड क्लस्टर की बात करें तो इसमें आता है ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न यूरोप एंड ईस्टर्न एशिया। दे आर यूजुअली लोकेटेड नियर सी पोर्ट एंड कोल फील्ड्स। इसके बाद अगर हम भारत में मेजर रीजन की बात करें तो इसमें आता है मुंबई पुणे क्लस्टर, हुगली रीजन, छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट, बेंगलुरु तमिलनाडु रीजन। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। आपको ये वीडियो उम्मीद कर रहे हैं कि अच्छा लगा होगा, और इसमें आपको जहां पर समझने में दिक्कत हो रही है या कोई अन्य विषय पर वीडियो चाहते हैं तो बोलिए, तो उस पर हम वीडियो उपलब्ध कराएंगे।